अभी 2-4 दिन पहले आपने एक ऑडियो सुना होगा, मतलब एक तरह की वो डिस्ट्रेस कॉल थी, जिसमें भारतीय जहाज का कप्तान जो अपने जहाज को लेकर के, जिसका नाम सनमार हेरल्ड है, उसको लेकर के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहे थे। तो उस कॉल में वो बोल रहे हैं कि सेपा नेवी ये सनमार हेरल्ड है, जिसका नाम आपके लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, और आपसे हमें परमिशन मिली है यहाँ से निकलने की, और अब आप हमारे ऊपर गोलियों से हमला कर रहे हो। तो ये ऑडियो काफ़ी वायरल हुआ। तो ये सेपा नेवी है क्या, कब इसे बनाया गया, इसका काम क्या है, कितनी इसके पास ताकत है, अमेरिका की नाक में इसने कैसे दम कर रखा है यूनाइटेड किंगडम को, और जो भी बाकी अमेरिका के अलाई कंट्रीज़ हैं उनको कैसे इसने परेशान कर रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। सेपा नेवी ये जो ईरान की अपनी नॉर्मल नेवी है उससे डिफरेंट है। जो नॉर्मल नेवी है वो बड़े समुंदर में, जहाँ खुला पानी हो, बहुत सारा पानी हो, वहाँ पर वो कन्वेंशनल तरीके से उसको कंट्रोल करती है। जबकि इस सेपा नेवी को बनाया गया ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पे पानी कम हो, रास्ते की चौड़ाई कम हो, तो वहाँ पर ये कंट्रोल करते हैं। और इनके कंट्रोल में मेनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ हो गया और ओमान की खाड़ी का कुछ हिस्सा, वहाँ पर इनका दबदबा है। ये सेपा नेवी डायरेक्ट जिसको रिपोर्ट करती है वो है IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और जो IRGC है वो रिपोर्ट करती है सुप्रीम लीडर को, खामेनी को रिपोर्ट करती है, सरकार को रिपोर्ट नहीं करती। मतलब सरकार का इस सेपा नेवी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो सेपा नेवी है इसको बनाया गया साल 1985 में, जिस वक्त ईरान और इराक की आपस में लड़ाई चल रही थी, और इनका हेडक्वार्टर है बंदर अब्बास में। ये बंदर अब्बास वही पोर्ट है जिसको आपने 2-3 साल पहले सुना हो कि भारत की डील हुई है ईरान के साथ में उस पोर्ट को लेकर के, तो वहाँ इनका हेडक्वार्टर है। ये जो सेपा नेवी है, भले ही चाहे ये साइज में छोटी हो और इनके पास छोटी छोटी बोट्स हों, लेकिन फिर भी इस तरह के पानी में जहाँ चौड़ाई कम है, गहराई कम है, उसमें बहुत ही डेंजरस है। इनके पास बड़ा हथियारों का जखीरा है, जिसमें छोटी छोटी तेजी से दौड़ने वाली बोट्स हैं जिन पर ये गन्स का इस्तेमाल करते हैं, छोटी मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास अपनी एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जैसे नूर, कादिर, इस तरह के एंटी शिप मिसाइल्स हैं। और ये पानी के अंदर माइंस भी बिछाते हैं, और अपने ड्रोन्स भी इनके पास है। मतलब एक बड़ा जखीरा इनके पास है, बहुत पावरफुल ये नेवी है, पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ के अंदर। तो ये पहले भी बड़ी सुर्खियों में रही है। साल 1988 की बात है कि अमेरिका का एक जहाज जिसका नाम था सैमुअल बी रॉबर्ट्स, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहा था, और जब वो यहाँ से पास हो रहा था तो वो एक माइन से टकराया और उनके जहाज को बड़ा डैमेज हुआ। तो अमेरिका इस बात से बड़ा चिढ़ गया, और अमेरिका ने फिर बड़ा तगड़ा जवाबी हमला ईरान के ऊपर किया। इनके कुछ पोर्ट्स बर्बाद करे, इनके काफ़ी लोग उसमें मारे गए, इनके जहाज उसने उड़ा दिए। तो वहाँ से उस टाइम सेपा नेवी इतनी मजबूत भी नहीं थी, तो अमेरिका तो भाई शुरू से ही बड़ा स्ट्रांग रहा है, तो उसके इस ज़बरदस्त कार्रवाई में ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ और ईरान को बैक स्टेप लेना पड़ा। उस बैक स्टेप से ईरान एक चीज़ भी समझ गया कि अमेरिका के साथ या इस तरह के जो ताकतवर देश हैं उनके साथ हम सीधी सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, सामने सामने की लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने अपने टैक्टिक्स बदले, और उन्होंने जिसे आप गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं उसको अपनाया। इसमें क्या है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे जहाज लेकर के, जो उस रास्ते से कोई बड़ा तेल का जहाज गुजर रहा होता है उसके ऊपर, कुछ इधर से आ जाएंगे अटैक करने के लिए, कुछ इधर से आ जाएंगे, मतलब कई दिशाओं से आएंगे उसे कंफ्यूज करने के लिए, और उसके ऊपर तेजी से अटैक करेंगे और भाग जाएंगे। तो इनकी पॉलिसी ये है कि हिट एंड रन और झुंड में आकर के हमला करो, और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल है, इनकी एक्सपर्टीज है। फिर ऐसी ही एक घटना हुई थी साल 2007 में। इन्होंने इंग्लैंड के लगभग 15 जो नाविक थे, सेलर थे, उनको अपने कब्जे में ले लिया था, डिटेन कर लिया था। फिर उसके बाद राजनीतिक दबाव बना, तो उस दबाव की वजह से फिर ईरान को उन यूनाइटेड किंगडम के सेलर्स को छोड़ना पड़ा।
और अमेरिका के साथ तो इनकी पहले से काफ़ी ठनी हुई है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। तो साल 2010 से लेकर के अभी तक अमेरिका की नाक में इन्होंने बहुत ज़्यादा दम कर रखा है। वहाँ पर माइंस बिछा रखे हैं, तो जो जहाज़ है अमेरिका के अलाइड कंट्रीज़ के, वहाँ से जब गुजरते हैं तो उन्हें बड़ा डर लगा रहता है। तो वहाँ से मतलब डर का माहौल है अमेरिका और अलाइड कंट्रीज़ के लिए साल 2010 से लेकर के अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और पर्शियन गल्फ में। इनका कंट्रोल इतना ज़्यादा है उस जगह कि इनकी मर्जी के बिना कोई जहाज अपना रास्ता भी नहीं बदल सकता। ये रास्ता भी खुद ही बताते हैं कि आप इस रास्ते से पास होगे, अगर आप भटक गए इधर-उधर, वहाँ पे माइन्स बिछी हुई हैं, तो अगर आपको डैमेज होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। तो ये जो सेपा नेवी है, क्योंकि इसका कंट्रोल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ में है, जहाँ से लगभग दुनिया की हम कह सकते हैं मोटा-मोटा हिसाब-किताब कि 20% जो तेल की सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, वो वहीं से होती है, जो फिलहाल बंद होने की वजह से बाधित है। दुनिया में तेल और गैस के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं और लोगों को मिल भी नहीं पा रहे हैं। तो भारत के कुछ जहाज वहाँ से निकल रहे थे, तो अचानक उनमें से सनमार हेरल्ड के ऊपर, जो भारत का जहाज था, उसके ऊपर गोलियों से हमला हुआ। तो उसी में जो कप्तान था वो बोल रहा था कि आपने ही हमें परमिशन दी है और अब आप हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हो, जबकि आपकी लिस्ट में हमारा नाम दूसरे नंबर पर है। तो भारत सरकार ने, जो ईरान का राजनयिक भारत में है, उसे तलब किया, तो उसने जवाब अपनी तरफ से क्या दिया, उसका कहना है कि भई ये कोई इंटेंशनल अटैक नहीं था, ये गलती में अटैक हुआ है और हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। तो उसने भी एक इस तरह का डिप्लोमैटिक सा आंसर दे दिया। और जो आईआरजीसी है, उसका कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसे हम अपने सुप्रीम लीडर के कहने पर खोलेंगे, हम किसी इडियट के कहने पर या उसके ट्वीट करने पर इसे नहीं खोलेंगे। तो वहाँ जो उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है, वो काफ़ी क्लियर है कि वो अपनी सरकार के लिए ऐसा नहीं कह रहे थे। वो, उनका कहने का मतलब था कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट करने से हम इसे नहीं खोलेंगे। तो अभी तनाव का माहौल पूरा बना हुआ है। भारत के साथ ईरान के संबंध वो ठीक-ठाक हैं। पिछले कुछ टाइम में हालाँकि थोड़ा-सा वो ड्रॉप आया उन रिलेशन में, बट स्टिल इंडिया के साथ सही रिलेशन है। इंडिया को ईरान कोई एनिमी स्टेट कंसीडर नहीं करता है और उम्मीद करते हैं कि माहौल जल्दी ही ठीक होगा, हमारे देश के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। धन्यवाद।